हे एवरीवन, आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक बहुत ही एनर्जेटिक कोट से। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत हासिल नहीं करते। तो इसी जुनून के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे कि हम कभी हार नहीं मानेंगे और एक दिन जीत कर ही दिखाएंगे। तो चलिए अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम के पहले भारत में क्या कुछ घटित हो रहा था, क्या इस अधिनियम की पृष्ठभूमि थी या क्या बैकग्राउंड था, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ रही थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय तक भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम है वो अपने चरम पर आ चुका था। भारत के जो आम नागरिक हैं वो जागरूक हो चुके थे और भारतीय नेताओं के द्वारा मांग की जा रही थी कि संवैधानिक रूप से ऐसे प्रावधान किए जाए कि उनके देश के शासन की बागडोर उनके हाथ में आए। और इसके पहले क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था और 1930 से 32 के बीच में 3 राउंड टेबल या गोलमेज सम्मेलन भारत में हो चुके थे। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो राजनीतिक दल थे उनके साथ जो भी बातचीत की उसके आधार पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इन सब को आधार बनाया गया इस भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो साइमन कमीशन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था उसका रिव्यू या उसकी समीक्षा करने के लिए भारत में भेजा गया था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सकता है, लेकिन भारत की जनता, भारत की राजनीति अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि केंद्र में इसकी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो एक तो इस वजह से भारतीयों को ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं थी और दूसरा इसमें सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज शामिल थे साइमन कमीशन में। तो इस वजह से इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। और जब साइमन कमीशन असफल रहा तो अंग्रेजी सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए और ये सम्मेलन भी असफल रहे। और इसके आधार पर ये श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था तीसरे गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर। तो इन सब के आधार पर भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। तो अब हम देखेंगे इसके मुख्य प्रावधान, मेजर प्रोविजंस क्या थे भारत सरकार अधिनियम के। तो पहला मुख्य प्रावधान इसका क्या था, अखिल भारतीय, पहला प्रावधान था इसका अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करना, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करना, एक संघ बनाने की इसमें बात कही गई थी। तो इस फेडरेशन में या इस यूनियन में कौन शामिल होने वाले थे, ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था जो कि अंग्रेजी सरकार के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था, और जो भारत की रियासतें थी जिन पर राजाओं का आधिपत्य था। तो इन दोनों को मिला करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। और ब्रिटिश भारत में प्रांतों का महासंघ में शामिल होना होगा, लेकिन रियासतों के लिए यह अनिवार्य नहीं था। यानी कि इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो क्षेत्र उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन थे और जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में क्षेत्र था, उन्हें तो इस फेडरेशन में शामिल होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उनके लिए। लेकिन रियासतों के लिए ये अनिवार्य नहीं था, उनके लिए ये क्या था, वॉलंटरली था। तो इस वजह से फिर ये संघ कभी साकार नहीं हो सका, क्योंकि इनके लिए ये प्रावधान अनिवार्य नहीं था। तो सभी की सभी रियासतें कभी सहमत ही नहीं हो पाई कि वो भारत में शामिल होना चाहती है। तो ये सब आज़ादी के बाद ही संभव हो सका कि जो सारी रियासतें हैं उन्होंने एकजुट होकर के एक भारतीय संघ बनाया। और दूसरा, इस अधिनियम ने शक्तियों का फिर विभाजन किया, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया। इस प्रकार से किया, इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियों में बांट करके शक्तियों को विभाजित किया।
तीन सूचियां कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय थे जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने थे, और प्रांतीय सूची में जिन पर प्रांतों या राज्यों को, और समवर्ती सूची में इन दोनों को ही कानून बनाने थे। इसमें वे विषय शामिल थे जो कि स्थानीय महत्व के थे, लोकल इम्पोर्टेंस के थे, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी चाहिए थी, इसलिए इन्हें क्या किया गया? इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया और केंद्र को इसमें ज़्यादा पावर दी गई। संघ सूची में वो विषय शामिल थे जो पूरे देश से जुड़े हुए थे, जिनमें एक जैसे कानून की आवश्यकता थी, और प्रांतीय सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल थे। तो समवर्ती सूची में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, लोकल इम्पोर्टेंस के थे, स्थानीय महत्व के मुद्दे थे, लेकिन उनमें समरूपता चाहिए थी सब में, तो इसलिए इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इन तीन सूचियों में उस समय विषयों का विभाजन किया गया, और जो विषय बच गए, अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअरी पावर्स हैं, वो रखी गई थी वायसराय में। तो इसमें और क्या प्रावधान किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता का। तो इस अधिनियम ने क्या किया, क्या प्रावधान किया? प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रावधान किया। प्रांतीय स्तरों पर जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। 1919 के अधिनियम से जो द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में, उसे इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, और राज्यपाल को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई, और जो मंत्री थे वो प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे, जो स्टेट की असेंबलीज थी उनके प्रति ये उत्तरदायी थे, और जो उन्हें नियंत्रित करते थे। विधायिका मंत्रियों को हटा भी सकती थी, ये जो विधानमंडल थे, असेंबलीज थी, वो मंत्रियों को हटा भी सकती थी। हालांकि राज्यपालों ने अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियों को बरकरार रखा, और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी एक प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। इनकी स्वायत्तता को बढ़ाया गया, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रखी गई। वो किसी भी प्रोविंस की गवर्नमेंट को क्या कर सकते थे? सस्पेंड कर सकते थे। और क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा प्रांतों में तो द्वैध शासन क्या किया गया? खत्म किया गया, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और इस द्वैध शासन की व्यवस्था के तहत जो विषय संघ सूची में आ रहे थे उनको दो भागों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व्ड में और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड में। तो ये दो भागों में संघ सूची के विषयों को बांट दिया गया, और जो आरक्षित विषय थे, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे, उन पर किसका नियंत्रण था? गवर्नर जनरल का नियंत्रण था, और उसे जो तीन सलाहकार हैं वो उसकी सहायता कर रहे थे। वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसके जो तीन सलाहकार थे, इन विषयों में कौन से मामले थे? रक्षा, धार्मिक मामले, बाहरी यानी कि विदेश संबंधी मामले, प्रेस, पुलिस, कराधान टैक्सेशन, न्याय, शक्ति संसाधनों और आदिवासी मामले शामिल थे। यानी कि इनमें जो गवर्नर जनरल है उसने ज़्यादा पावर अपने हाथ में रखी। तो गवर्नर जनरल इन विषयों पर नियंत्रण कर रहा था तीन सलाहकारों की सहायता से। स्थानांतरित विषयों को गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद, इसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते थे, इनकी सहायता से वो इन मामलों को प्रशासित कर रहा था, और परिषद को विधायिका के विश्वास में कार्य करना था। ये जो परिषद थी, इसे जो विधायिका थी, जो चुने हुए नेता थे, उनके विश्वास में कार्य करना था। और इस सूची के विषयों में स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि ये विषय शामिल थे। हालांकि गवर्नर जनरल के पास इन हस्तांतरित या ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट्स थे, इनमें इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियां थी, स्पेशल पावर्स थी। यानी कि गवर्नर जनरल अपने आप में एक पावरफुल अथॉरिटी था। इसके पास आरक्षित विषयों और स्थानांतरित विषयों दोनों के मामलों में अधिक शक्तियां थी। और क्या प्रावधान किया गया इसमें? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। जैसे कि अब केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल ही है, राज्यसभा और लोकसभा है। इसी तरीके से
इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी यही प्रावधान किया गया कि केंद्र में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय होगा। तो दो सदनीय विधानमंडल कैसे होगा? पहला तो होगा संघीय विधानसभा या निचला सदन, लोअर हाउस, या हम लोकसभा भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा था राज्यों की परिषद, इसे अपर हाउस भी कह सकते हैं या उच्च सदन। तो ये दो सदन थे। जो संघीय विधानसभा थी, लोअर हाउस था, इसका कार्यकाल, निम्न सदन का कार्यकाल था 5 वर्ष। और दोनों सदनों में रियासतों के प्रतिनिधि भी थे, और रियासतों के प्रतिनिधियों को उन रियासतों के जो शासक थे उन्होंने मनोनीत या नॉमिनेट करके भेजना था, ना कि वो रियासतों से निर्वाचित होने थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। तो यहाँ दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहाँ से प्रतिनिधियों का क्या होना था? चुनाव होना था। और रियासतों से क्या होना था? मनोनयन होना था, नॉमिनेशन होना था। और ब्रिटिश भारत की तरफ से कुछ मेंबर्स को गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर सकता था। और बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका शुरू की गई। और संघीय न्यायालय के संबंध में क्या प्रावधान किया गया? केंद्र और प्रांतों के बीच किसी भी विवाद का समाधान करने के लिए क्या किया गया? दिल्ली में एक संघीय अदालत की, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, तो इसकी स्थापना की गई। इसमें क्या क्या पद रखे गए? एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 न्यायाधीशों का इसमें प्रावधान किया गया। और इस अधिनियम में भारतीय परिषद या इंडिया काउंसिल का इसमें प्रावधान क्या किया गया? इसके संबंध में भारतीय परिषद को, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, जो कि पहले गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करती थी। और इसके बजाय जो भारत के राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके पास एक सलाहकारों की टीम का प्रावधान किया गया। मताधिकार, इसके द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत की गई। और पुनर्गठन किन किन क्षेत्रों का किया गया? पुनर्गठन या पुनर्निर्माण, रीऑर्गेनाइजेशन किन क्षेत्रों का इसमें किया गया? तो सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और अदन को भी भारत से अलग कर दिया गया, और एक क्राउन कॉलोनी, ब्रिटिश ताज की कॉलोनी या उपनिवेश बना दिया गया। और अन्य इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? ब्रिटिश संसद ने प्रांतीय और संघीय दोनों भारतीय विधानमंडलों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो ब्रिटिश संसद का अभी भी डोमिनेशन बना हुआ था, चाहे वो प्रांतीय विषय हो या संघीय विषय हो। भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण, एक रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए एक अधिनियम बनाया गया। आरबीआई के लिए भी इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अधिनियम ने संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया। और इस अधिनियम से भारत में एक जिम्मेदार संवैधानिक सरकार के विकास क्रम में इस अधिनियम को हम एक मील का पत्थर कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा पड़ाव कह सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को आज़ादी के बाद भारत के संविधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यानी कि इस अधिनियम के बाद फिर क्या आया? भारत सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ही आया, और भारत के संविधान के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। इस अधिनियम की आज़ादी के बाद जगह किसने ली? भारत के संविधान ने ही ली। भारतीय नेता अधिनियम को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, क्योंकि प्रांतों को तो स्वायत्तता दे दी गई थी, लेकिन अभी भी क्या था? गवर्नर और वाइसराय, गवर्नर या फिर वाइसराय के पास अभी भी विशेष शक्तियाँ थी। और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को अभी भी जीवित रखा गया, और इसके माध्यम से अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने दम पर शासन नहीं कर सकती है। लोगों को बांटने का एक तरीका भी था। तो ये सब प्रावधान किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, और इसके प्रावधानों से भारत की जनता और भारतीय राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं थे।
और इसी वजह से फिर आने वाले समय में भारत का स्वतंत्रता संग्राम और तेज हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन आया और अंततः भारत को उसकी आज़ादी मिली। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।